हेलो बच्चों। रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ मीन लाइफ काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने आपसे कहा था कि अब जो क्लास आएगी, वैसे मैंने वीडियो बनाया था कल भी, लेकिन वो टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया और बीमारी के कारण खांसी बहुत थी मुझे। तो आज मैं इसको थोड़ा पढ़ा रहा हूँ आगे कंटिन्यू करके। ये सारे फार्मूले हमने एक साथ में लिस्ट किए थे, हाफ लाइफ मीन लाइफ। और आपको याद होगा एक टेबल मैंने आपको बताई थी कि टाइम टेबल किस तरह से न्यूक्लियस का डिके होता है। ये टाइम टेबल आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। तो पिछली क्लास में जाते जाते मैंने आपसे ये कहा था कि अब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, मान लेता हूँ ये ए है और ये डिके होता है। डिके का मतलब ये डिसइंटीग्रेट होता है। यानी कि ये ख़त्म होता है और दूसरा एलिमेंट बी इसके डिसइंटीग्रेशन से बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, नीट में 5-6 बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम से इसको सॉल्व करते हैं। एट टी इक्वल टू 0 substance A has एंड नॉट न्यूक्लियाई। ए के पास में एंड नॉट न्यूक्लियस थे, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन A decays into B is 500 years. To find out the time after which the ratio of nucleus of A and B is 4:3। यानी आपको ये समय बताना है जब ए और बी के न्यूक्लियस का रेशियो 4:3 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि सब्सटेंस ए है और ये सब्सटेंस डिके होकर के बी बनाएगा, यानी ए ख़त्म होता जाएगा और बी बनता जाएगा। इसका मतलब जितना ए में लॉस होगा उतना ही एक बी का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए कि इसके 5 न्यूक्लियस ख़त्म हो गए। अगर इसके 5 न्यूक्लियस ख़त्म हुए हैं यानी कि डिके हुआ है, तो इसका मतलब बी के 5 न्यूक्लियस बन जाएंगे, क्योंकि ए टूट करके बी बना रहा है। यानी कि जब ए का डिके होता है बी के अंदर, जब ए डिके हो रहा है और बी बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनडिकेड न्यूक्लियस रह जाएंगे, यानी जिनका डिके नहीं हुआ है, वो तो ए को दिखाएंगे, और जो डिके हो चुके होंगे ए के न्यूक्लियस जो डिके हो चुके होंगे वो बी के न्यूक्लियस दिखाएंगे। तो यही कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टाइम की, और यहाँ बात करते हैं हम ए के न्यूक्लियस की, और यहाँ हम बात करते हैं बी के न्यूक्लियस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर शुरू में सारे के सारे न्यूक्लियस ए के थे, बी का तो कुछ था ही नहीं।
अब टाइम टी के बाद में ए के जो न्यूक्लियस बचे, मान लेता हूँ एन बचे, तो बी के न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, जितने ए के चले गए। यानी कि ए के न्यूक्लियस तो वो हैं जो अभी भी जिंदा बचे हैं, और जो डिके हो गया, जैसे मान लीजिए कि पहले 100 थे और अब 50 रह गए या 20 रह गए, तो इसका मतलब 80 बी के बन गए। तो जब कभी आपको एन ए और एन बी का रेशियो दिया है, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, एन बाय एन नॉट माइनस एन। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बस यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको एन ए और एन बी का जो रेशियो दे रखा है वो 4:3 है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इधर हो जाएगा 3n, ये हो जाएगा 4n माइनस, इसको यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 7n, और ये हो जाएगा 4n नॉट। तो n बराबर आ जाएगा आपके पास में 4/7n नॉट, या n/n नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब आप चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपको टाइम की वैल्यू चाहिए तो t की वैल्यू होती है 1/λ ln n/n नॉट, माइनस में लगाएंगे तो, और या फिर ln n नॉट बाई n, अगर प्लस में लेंगे तो प्लस में ले लीजिए आप, तो ln n नॉट बाई n, ये लगा दीजिए फॉर्मूला। तो t इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 1/λ ln, ये हो गया n नॉट, और n की जगह रख दिया आपने 4n नॉट बाय 7। आपका आंसर आ जाएगा 1/λ ln 7/4। अब 7/4 एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखें आप, तो आपको log 7 और log 4 की वैल्यू चाहिए, और 7/4 को अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 2 मान लेंगे तो ये टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1/2 लाइफ के बराबर आ जाएगा। और एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता ही है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही आप चाहें तो इसमें और एग्जांपल भी कर सकते हैं। पहले इस जो मैंने किया है उसको एक बार देख लीजिए कि आपको जब ए और बी दिया होता है तो आपको किस तरह से रखना है। जो डीके होगा वो बी बन जाएगा, और जो अनडीके होगा वो ए रह जाएगा। जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने और आता है, इट इज़ फाउंड दैट, ऐसा पाया जाता है कि कॉपर का जो न्यूक्लियस है वो डीके होकर के जिंक बना रहा है। मतलब कॉपर से आपको क्या मिल रहा है, जिंक, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पर सारा का सारा आपके पास में कॉपर था, और आपको ये पता लगा कि 15 मिनट्स के बाद में, आफ्टर 15 मिनट्स,
कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 7/8 मिला। अब बोलता है बताओ हाफ लाइफ क्या आएगा। तो बस आप अपना तुरंत सॉल्यूशन रखेंगे। अगर कॉपर कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, इसका मतलब कॉपर का न्यूक्लियस बाय जिंक का न्यूक्लियस, ये बराबर हो जाएगा n/n0 माइनस n, जो आपको दे रखा है यहाँ पर 7/8। सेवन एन नॉट माइनस 7n, 15n इक्वल टू 7n0, या n इक्वल टू आ गया आपके पास में n0 7/15, टाइम आ जाएगा 1/λ जो टाइम का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, t इक्वल टू 1/λ n0/n। ये हो जाएगा 1/λ ln n0, और n की जगह आप रखोगे 7n0/15, ये n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा। t आपको दे रखा है 15 मिनट्स, ln 15 और ln 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो इससे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको हाफ लाइफ मिल जाएगी, और हाफ लाइफ होती है 0.693/λ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाए करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स जिनके क्वेश्चन हमें करने चाहिए। नंबर 1, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। पहले हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं, जिनका वेट अप्रॉक्सीमेटली मिलाकर के मास 4 AMU या 4 × 1.6 10⁻⁻27 kg होता है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो Z X और A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो Z होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिखाता है, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, और इसके अंदर A जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स दिखाता है, जिसको कि आप मास नंबर कहते हैं। तो 2He4 का मतलब इसमें 2 प्रोटॉन्स हो गए हैं, जिसका हमें यहाँ से पता लगा है, और 4 से मतलब हमें ये पता लगा है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 4 है,
प्रोटॉन की संख्या की जगह आप 2 रखेंगे तो न्यूट्रॉन्स भी आपके पास में 2 आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल 2He4 होता है, नंबर 1। इसका मास अप्रॉक्सीमेटली 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है और ये +2 इलेक्ट्रॉन या +2 प्रोटॉन्स के बराबर होता है। आप लिखते जाइए, आराम आराम से सीखते भी जाइए। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी ना। इसमें ऐसा कोई समझने वाली बात तो है नहीं। जो हीलियम का न्यूक्लियस आज है वही 20 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था। ठीक है। नंबर 3, अल्फ़ा पार्टिकल की जो रेंज होती है, मतलब जब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो कितना डिस्टेंस तय करते हैं, उसके बाद में ये इनका अपने आप टिके हो जाता है। इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है। कुछ सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर्स इन एयर। यानी एयर में कुछ सेंटीमीटर दूरी तय करने के बाद में ये अपने आप डिके हो जाते हैं। ठीक है ना। इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड, ये सब बातें आपको अल्फ़ा की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए समझिए आपको याद ही रखनी है। इनकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.05 लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, जिसकी जो रेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.4 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 2.2 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड तक होती है। ठीक है ना। इनकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास पावर क्या चार्ज ज़्यादा है, तो इनकी आयोनाइजेशन पावर सबसे मैक्सिमम होगी। मतलब मैक्सिमम का मतलब एज़ कंपेयर टू, अगर हम बीटा से और गामा से कंपेयर करें तो, यानी अल्फ़ा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर अल्फ़ा पार्टिकल्स की होती है, लेकिन रेंज सबसे कम होती है, बीटा से भी कम और गामा से भी कम। ठीक है ना। जब ये किसी भी मटेरियल से टकराते हैं, व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल्स इंटरैक्ट विद एनी मैटर, किसी भी मटेरियल से टकराएंगे या इंटरेक्शन करेंगे, मैटर का मतलब मास, चाहे वो मास कोई भी हो, तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, जो कि हेनरी बेकरेल ने पाया था कि फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैंक हो गई, उसमें फ़ोटोज़ थी वो सब ख़त्म हो गई। ठीक है।
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये हमेशा नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट होंगे। जैसे कि अगर ये ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव है और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है और यहाँ से अल्फ़ा बीटा बहुत सारे पार्टिकल साथ में आ रहे हैं, तो जब ये इस फील्ड के अंदर एंटर करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे, ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जो ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे नेगेटिव की तरफ, ये अल्फ़ा होंगे, और जो नीचे की तरफ चले जाएंगे वो बीटा होंगे, और जो सीधे निकल जाएंगे कहीं भी डेविएट नहीं होंगे वो गामा रेज होंगी। बीटा की जब कभी बात होगी तो बीटा नेगेटिव ही माना जाएगा, क्योंकि बीटा पॉजिटिव को बीटा नहीं पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अल्फा डिके की जो रिएक्शन होती है वो कैसी होगी? जैसे कि कोई न्यूक्लियस है और अगर इसने अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया है, यानी कि इसने 2He4 को एमिट कर दिया है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, ये नया न्यूक्लियस बन जाएगा, और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर Z दिख रहा है तो ये Z-2 + 2 और ये A-4 + 4। ठीक है ना। यानी कि जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा तो Z डिक्रीजेस बाय 2 and A decreases by 4। कितनी एनर्जी निकलती है इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्यू एनर्जी बोलते हैं उसे हम। जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अगर ये कोई न्यूक्लियस है इसको बोला जाएगा पेरेंट न्यूक्लियस, और इसके डिके होने से आपको डॉटर मिलेगा, और प्लस अल्फा पार्टिकल मिलेगा, और प्लस एनर्जी मिलेगी जिसको हम क्यू एनर्जी कहते हैं। तो ये क्यू एनर्जी जो भी होगी ये एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर। साथ ही आपको ये भी पता है कि हम इनिशियली न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान के चलेंगे
यानी ये वाला न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट में था। अब इन दोनों के पास में मोशन है तो मोमेंटम भी है, तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ डॉटर पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पेरेंट, लेकिन पेरेंट तो ज़ीरो पर है, यानी कि अल्फ़ा का मोमेंटम और डॉटर न्यूक्लियस का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होगा। मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस इक्वल और अपोजिट। तो इन दो इक्वेशंस के हेल्प से आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको वो देगा कि टोटल कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है। मान लेता हूँ कि टोटल एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो Q है। तो पहली इक्वेशन तो आप बना दोगे Q इक्वल टू के अल्फ़ा प्लस के डॉटर। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m और मोमेंटम तो दोनों का सेम है मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब के अल्फ़ा बाय के डॉटर इक्वल टू m डॉटर बाय m अल्फ़ा। डॉटर का जो मास है वो a-4 है और अल्फ़ा का जो मास है वो 4 है। तो एक रिलेशन इससे बन जाएगा 4k अल्फ़ा इक्वल टू a/kd माइनस 4kd, a/kd माइनस 4kd। ठीक है ना। तो kd की जगह आप चाहें तो क्या रख देंगे 4/a-4 के अल्फ़ा। ये आप kd की जगह रख देना कहाँ पर, इस इक्वेशन में, तो आपको अल्फ़ा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल की। ठीक है ना। क्वेश्चंस करेंगे आप अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी के तो आपको और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जो मैंने समझाया उसको एक बार और देख लीजिए। तो इस तरह से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम अल्फ़ा और डॉटर का बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये आता है
कि एक न्यूक्लियस है यूरेनियम U-238 और ये शुरू में रेस्ट में था। अब इसने डिके किया बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। इसने अल्फा पार्टिकल को एमिट किया और खुद डिके हो गया। इफ स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज u, अगर अल्फा पार्टिकल की स्पीड u है तो पेरेंट नहीं डॉटर न्यूक्लियस की स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड अगर पूछता है तो आपको पता है कि नेगेटिव नहीं हो पाएगी, तो आप तुरंत सॉल्यूशन करेंगे इसका। आपको पता है कुछ भी हुआ मोमेंटम तो बराबर होगा ही होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 और इसकी स्पीड आपको u दे रखी है। 238 यूरेनियम था, तो अल्फा पार्टिकल जो एमिट होगा उसमें यहाँ पर 4 आएगा, तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसको मैं यहाँ पे D से दिखा रहा हूँ। 238 में से 4 चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 234। तो इसका मास है 234 और इसकी स्पीड को ले लेते हैं v, तो हमें v की वैल्यू मिल गई 4/234u। पर ध्यान दीजिए कि अगर वेलोसिटी होगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड में ये बराबर हैं, लेकिन अगर आप वेक्टर की बात करेंगे तो p अल्फ़ा इक्वल टू माइनस p डॉटर होता है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिखने में मुश्किल है, लेकिन तो अल्फ़ा पार्टिकल के क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। इसमें जो बेसिक रहेगा वो एक तो अल्फ़ा पार्टिकल की संख्या और दूसरा इसमें यह है कि अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी, है ना। अब बात करते हैं बीटा नेगेटिव पार्टिकल की। अभी केवल इसकी रिएक्शन सीख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट टाइम पे सीख लेंगे। बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो होता है वो -1e0 होता है, यानी कि ये बिल्कुल एज अ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा और इसका जो चार्ज है वो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। और वैसे तो बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, पर यहाँ पर हम बीटा पार्टिकल की जब कभी बात करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव ही देखा जाएगा। अगर ये बीटा पार्टिकल ऐसा लिखा है तो आप उसे इलेक्ट्रॉन ही माने, ठीक है ना। और बीटा प्लस लिखा है तो इसको आप पॉजिट्रॉन मानेंगे। ये -1e0 होता है तो ये +1e0 होता है। जब बीटा पार्टिकल या बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होता है किसी भी न्यूक्लियस से, तो इसके निकलने से क्या होता है, जैसे कि पहले वो न्यूक्लियस था ZXA और अब उसने बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ 0 है। इसका मतलब इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास नंबर वही का वही रहेगा, लेकिन ये -1 है तो यहाँ +1 आ जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और मास नंबर जो होगा
वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर पॉजिट्रॉन एमिट होता है, एनर्जी तो आएगी आएगी, जिसको आप क्यू एनर्जी कहते हो। +1 ज़ीरो एमिट होता है अगर, तो ऊपर ज़ीरो है तो इसका मतलब यहाँ तो ए ही रहेगा। ये +1 है तो ये z -1 हो जाएगा, ताकि इसका और इसका सम z आ जाए, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। सॉरी, 1 कम हो जाएगा, डिक्रीजेस, और मास नंबर वही रहेगा। ठीक है ना। गामा रेज जब होती हैं तो ये तो न्यूट्रल होती हैं, तो इसके अंदर ना तो z चेंज होता है और ना ही मास नंबर चेंज होता है, ये दोनों ही सेम रहते हैं। तो इससे इम्पोर्टेंट जो बातें सामने आती है निकल करके, वो ये कि अगर हम मास नंबर की बात करते हैं, मास नंबर यहाँ बात कर रहे हैं अल्फ़ा, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव और गामा। मास नंबर अल्फ़ा की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा। कितना डिक्रीज़ हो जाएगा? 4। बीटा नेगेटिव निकलेगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, गामा निकलेगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो अल्फ़ा के पार्टिकल की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा 2 से। बीटा नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा 1 से। बीटा पॉजिटिव में डिक्रीज़ हो जाएगा 1 से, और गामा में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक बात जो आपको दिखाई दे रही है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, कि मास नंबर हमेशा घटेगा ही, या तो कांस्टेंट रहेगा या घटेगा, ये कभी बढ़ेगा नहीं। अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल से ये कभी भी बढ़ेगा नहीं। जबकि एटॉमिक नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो मास नंबर पर इफेक्ट कौन करेगा? मास नंबर इज affected by alpha particle only। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है कि z x यहाँ a था, ठीक है ना। अब z की जगह यहाँ z डैश आ गया, ये नया न्यूक्लियस आ गया y, और यहाँ लिखा है b, आगे कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, ठीक है ना। ये अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी होगा, या पार्टिकल्स होंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो भी है, और एनर्जी होगी। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए। तो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जब कभी आपको पता लगाने होंगे, तो वो आप क्या करोगे, पेरेंट के मास नंबर में से डॉटर का मास नंबर माइनस कर देना और उसको 4 से डिवाइड कर देना। अल्फ़ा पार्टिकल आपको सीधा मिल जाएगा, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव चेक करना। सबसे पहले आप हमेशा अल्फ़ा पार्टिकल को ही चेक करना,
क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के निकलने से ही मास नंबर पे इफेक्ट आएगा, बीटा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जहाँ तक रही आप कहोगे सर हम उसकी बात करें एटॉमिक नंबर की, तो वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा और गामा की यहाँ बात हो रही है, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा में। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कोई बोलता है कि एटॉमिक नंबर of nucleus is Z and mass number of nucleus is A. Now it emits 3 alpha particles and 2 beta positive and 3 beta negative. तो बताओ फाइनल मास नंबर क्या होगा? फाइनल एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो पहले तो आप मास नंबर को चेक करोगे, क्योंकि उससे सिर्फ अल्फ़ा का फ़र्क ही पड़ता है। एक अल्फ़ा से 4 कम हो जाता है मास नंबर, ये हमने ऊपर लिखा है कि जब एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर 4 से कम हो जाता है। यहाँ 3 लिखा है तो न्यू मास नंबर आ जाएगा। पुराना वाला मास नंबर पर कितना था? ए था, तो नया मास नंबर आ जाएगा ए माइनस कितने का फ़र्क पड़ता है? एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो कितने का फ़र्क पड़ता है? 4 का। 3 निकले तो फ़र्क पड़ जाएगा 12 का। तो आप सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल को लेके ही सॉल्व करें। अब हमारे हिसाब से अब जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? एक अल्फ़ा के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, तो हमारे हिसाब से एटॉमिक नंबर जो पहले Z था, अब Z 1 से 2 कम हो जाता है तो 3 से 6 कम हो जाएगा। फिर बीटा पॉजिटिव निकले तो 1 कम और हो जाएगा मास नंबर, लेकिन 2 निकले हैं तो 2 कम हो जाएगा। और 3 बीटा नेगेटिव आ गए तो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा Z माइनस 8 प्लस 3, तो Z माइनस 5। तो जो नया न्यूक्लियस आपको मिलेगा, जिसको आप डॉटर न्यूक्लियस कहोगे, वो मिलेगा आपको Z माइनस 5 और ये उसका नाम हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा A माइनस 12। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा के, ठीक है ना। तो एडिशनल पॉइंट्स को हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट रन पे हम रेडियोएक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे। सो टिल देन बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, घबराइए मत, और आराम से वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस कीजिए, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, सारा ध्यान मैंने उसी तरफ लगाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।